हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो, क्लैट यूजी 2024 के जितने भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारे एवेंजर बैच में इनरोल कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। ओनली 21,999 का कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, आपके घर पे 7 बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप 2025 क्लैट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999। अगर आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स मंगाना चाहते हैं, बुक्स प्लस मॉक्स, तो भी आप इस पे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है एंड डेमो क्लासेस सारे डिटेल्स देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आज की पहली न्यूज़ तो देख लो, यही है कि कल 3:30 बजे जाके IPL ख़त्म हुआ। पूरा 3 दिन चलने वाला ये IPL हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा संडे में होने वाला था, फिर मंडे में स्टार्ट हुआ बारिश की वजह से रिजर्व डे में, और रात 12 बजे बाद मैच सेकंड हाफ शुरू हुआ है क्योंकि बारिश हो गई थी, तो फिर वो ट्यूसडे हो गया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो क्लैट नहीं पूछता है बट तब भी, और एक दिन वैसे भी मैंने आपको IPL का बेसिक कवर करा दिया था। आज इस टाइटल विन से थोड़ा सा रिलेटेड जान लो। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है IPL की, तो अब जो है ना, मुंबई इंडियंस एंड CSK दोनों हो चुकी हैं 5-5 टाइटल के साथ। किसको हराया है CSK ने इस बार? गुजरात टाइटंस को। हार्दिक पांड्या इसकी कैप्टनसी करते हैं, CSK की कैप्टनसी धोनी करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या था और क्या जान सकते हो, गुजरात टाइटंस जो हैं वो लास्ट ईयर भी विनर थे, तो वो एक बार जीते हैं। और MS धोनी जो हैं वो 5 बार टाइटल जीत चुके हैं। GT एक बार हो चुकी है, मुंबई इंडियंस भी 5 बार है। ऑल्सो देर इज़ अ फैक्ट कि टाइटल डिफेंड सक्सेसफुली करने वाले जो 2 ही कैप्टन हैं, एक हैं रोहित शर्मा MI के और दूसरे हैं धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे किसी ने एक ईयर में जीता 2011 में, तो 2012 में भी उसको डिफेंड कर लिया। मतलब 2 लगातार साल जीतने वाली इकलौती टीम नहीं है, 2 टीम है, MI एंड CSK। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके, बाकी तो आपको पता ही है। फ्रंट पेज है आज का, कुछ ऐसे न्यूज़ नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। शाह लैंड्स इन मणिपुर टू इनिशिएट पीस मेजर। तो मणिपुर में क्या चल रहा है ये हमको पता है, एग्जाम का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल स्टेप टू डेथ इन बिजी लेन। तो एक उनके दोस्त थे, इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्टैब नंबर ऑफ टाइम्स स्टैबिंग करी है उनके ऊपर और वो मर गई। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली, आश्चर्यचकित होने वाली बात ये थी कि जो अगल बगल के लोग थे वो देख रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये है यहाँ पे, ये रेसलर प्रोटेस्ट वाला जो न्यूज़ है वो है। इसके बाद देखो, एक आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे आया है, तो एज ए लॉ एस्पिरेंट आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कवर ये ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है ना, आपको पता होगा मैंने कितना डिटेल में कराया हुआ है, जो बेल पे कोर्ट ने बोला हुआ है। फिर हमने बेल के सारी चीज़ें भी देखी थी, पूरा सब कुछ समझा हुआ था। तो वही आर्टिकल है, चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहली नॉर्थ ईस्ट रीजन की वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको वर्चुअली जो है उसको मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग करवाई है। तो ये जो ट्रेन है ये गुवाहाटी इन आसाम से न्यू जलपीगुरी इन वेस्ट बंगाल को कवर करेगी। ये फास्टेस्ट ट्रेन है इन दोनों स्टेशंस के बीच में। इससे पहले दूसरी थी बट अब ये हो चुकी है। तो ये है, इसमें कुछ ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा आपसे। फिर यहाँ पे क्या है, न्यू anti-LGBTQ लॉ इन युगांडा इम्पोजेस कैपिटल पनिशमेंट। तो पहले तो उगांडा की थोड़ी सी ना लोकेशन देख लो। तो ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे कहीं आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ में उगांडा पड़ता है। ठीक है। तो उगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं योवरी मुसेवनी, इन्होंने एक वर्ल्ड का वन ऑफ द हार्सेस्ट anti-LGBTQ लॉ जो है वो पास कर दिया है, जिसमें डेथ पेनल्टी तक दे दिया है, कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी जिसको आप बोलते हैं। बेसिकली अब वो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए हैं कि अगर कोई इस तरीके की चीज़ों में पाया जाता है और कहीं उनको HIV एड्स सब चीज़ों में है तो फिर वो डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है कि रिसेंटली किसी कंट्री ने कैपिटल पनिशमेंट करी है, anti-LGBTQ लॉ लेके आया है, वो कौन सी है? तो उगांडा ऐसी कंट्री है। और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन उगांडा में सबसे खतरनाक हो गया है। US ने, जॉय बिडेन साहब ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। बाकी ये है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, चाइना प्रिपेयर्स टू सेंड इट्स फर्स्ट सिविलियन इनटू स्पेस टुडे। ये जो न्यूज़ है ये किस चीज़ के बारे में है?
यहाँ पे देखिए चाइना विल सेंड इट्स फर्स्ट सिविलियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस एज ए पार्ट ऑफ क्रूड मिशन टू टिंगोंग स्पेस स्टेशन। ये चाइना का देखो स्पेस स्टेशन है, इसका नाम क्या है, टिंगोंग स्पेस स्टेशन। और इससे पहले देखो जब भी किसी को स्पेस में चाइना भेजता था तो वो पीपल लिबरेशन आर्मी का बंदा होता था, मतलब चाइना की आर्मी के बंदे होते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। तो गुई हैचाओ ये हैं प्रोफेसर बीजिंग बेहंग यूनिवर्सिटी के, तो ये पहले सिविलियन बने हैं जिनको चाइना ने यहाँ पे भेजा है। अब हम इसके बारे में देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। टिंगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट बिटवीन 340 टू 450 किलोमीटर्स अबाउट द अर्थ पे बना के अंडर में है। चाइना मेन्ड स्पेस प्रोग्राम का ये पार्ट है। ठीक है, ये क्या है चाइना मेन्ड स्पेस प्रोग्राम, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक, थोड़ा समझते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1992 में, जिसका नाम रखा था चाइना मेन्ड स्पेस प्रोग्राम। इसके 3 स्टेप थे। पहला कि मेन्ड स्पेसशिप्स, फिर स्पेस लैब्स बनाएंगे, फिर तीसरा था कि स्पेस स्टेशंस बनाएंगे। और ये सारी चीज़ देखी जा रही है चाइना मेन्ड स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम जो है वो आपने देखा चाइना मेन्ड स्पेस प्रोग्राम के अंडर में था। टिंगोंग स्पेस स्टेशन है। ठीक है, चाइना इज़ द ओनली थर्ड कंट्री इन द हिस्ट्री टू पुट एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस एंड टू बिल्ड अ स्पेस स्टेशन आफ्टर द रशिया एंड यूएस। चाइना का स्पेस स्टेशन जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कॉम्पिटिटर में आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये भी वर्ल्ड की 5 कंट्रीज़ के द्वारा काइंड ऑफ ओन किया जाता है। 5 स्पेस एजेंसीज़ वर्ल्ड की जो हैं वो इसको ओन करती हैं। और इंडिया भी ऐसा प्लान कर रहा है कि हम हमारा स्पेस स्टेशन जो है वो 2030 तक लॉन्च करेंगे। ISS को जो है ना वो वर्ल्ड की जो 5 स्पेस एजेंसीज हैं, सबसे पहले है नासा यूनाइटेड स्टेट्स की, फिर है रोस्कोमोस रशिया की, देन जाक्सा जापान की, यूरोप की ESA एंड कनाडा की CSA। और ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 2030 तक ऑपरेट होगा। वैसे देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रशिया स्पेस स्टेशन को 5 कंट्रीज़ कैसे ओन कर रही है। हर कंट्री का अपना अपना काम है कि स्पेस स्टेशन के इस पार्ट को तुम देखोगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और एक अकेले कंट्री का बस का नहीं है। तो अब रशिया से क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा है रशिया यूक्रेन की वजह से, तो थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है। वैसे पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ना वो कितनी ज़बरदस्ती करते हैं। आप इस तरीके से देख लो कि यूक्रेन में ना बियर ग्रिल्स को भेजा गया है। अब आप कहोगे वो तो सर प्राइवेट चैनल के बंदे हैं, वो कहाँ चले गए, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो यही होता है। तो डिस्कवरी जो है सब कहाँ से रेगुलेट होते हैं, सब यूएस के हैं। तो वो बियर ग्रिल्स ने ना एक पूरा जैसे एपिसोड किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, जेलेंस्की के साथ। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मतलब एक कंट्री को सिंपैथी दिलाई जा रही है अगेंस्ट द अदर कंट्री। ठीक है, ISS जो है इसका पहला कंपोनेंट 1998 में लॉन्च हुआ था। अर्थ में 92 मिनट्स में सर्कल्स द अर्थ इन रफली 92 मिनट्स एंड कंप्लीट्स 15.5 ऑर्बिट पर डे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आंकड़े हैं। इसके बाद देखो जनवरी से अप्रैल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइज टू 4.6% टू $37.86 बिलियन। देखो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, किसी भी कंट्री के लिए ना इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाए तो ये वैसे भी अच्छा नहीं है। अब अगर आप किसी एक कंट्री के कंपेयर में कर लो, एक कंट्री के कंपेयर में कर लो, जैसे चाइना है, तो चाइना से जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे और उसको कुछ ज़्यादा बेच नहीं पाओगे तो आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, इसको फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे या एग्जैक्ट टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए मैं अभी इसको फिस्कल डेफिसिट बोल रहा हूँ, इट्स ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आप किसी कंट्री को कितना सामान बेच पा रहे हो और आप उससे खरीद कितना रहे हो, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे बात करिए तो बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो कितना स्पेंड करती है और उसके पास इनकमिंग कितनी आ रही है टैक्सेस एंड अदर इनकमिंग के थ्रू, तो उसका जो डिफरेंस हो जाता है वो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो चाइना के साथ जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आज जो है ना हम इंडियन एक्सप्रेस और एक आर्टिकल बिजनेस लाइन का दोनों का कवर करेंगे, अडल्ट्री और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन अबॉर्शन के ऊपर। तो ये दोनों आर्टिकल्स अभी हम कवर करेंगे, इस पे नोट्स बना लेना। और यहाँ पे जो स्पेस स्टेशन वाला था ना, इस पे नोट्स बना। सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51 ईयर ओल्ड कर्व सिंगल वुमेन गेट्स इक्वल अबॉर्शन राइट। तो ये वाला जो आर्टिकल है ना, बेसिकली देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर है, और काफ़ी एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो काफ़ी पिछले कुछ समय से छूट गया था, जिसके ऊपर फाइनली जो है अब पहले जो नॉर्मल अबॉर्शन के लॉज होते थे वो हम देखते थे कि सिर्फ वुमेन्स के लिए, उनके लिए होते थे जो मैरिड होती थी।
फिर जो है अभी इसमें चेंज किया गया, आपको याद भी होगा हमने काफ़ी बार पढ़ाई करी है कि जो 2021 के अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर जो चेंज लाए गए थे उसमें यहाँ पे ये किया गया कि भैया जो पार्टनर है ना, पहले वहाँ पे सिर्फ मैरिड पर्सन लिखा रहता था, बट अभी एमटीपी एक्ट 2021 के अंदर जो है ना यहाँ पे पार्टनर शब्द यूज़ किया गया था। तो उससे ये चीज़ थी कि हाँ भाई 20 वीक्स के अंदर तक तो जो है फीमेल जो हैं वो लोग सीख कर सकती हैं, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो मैरिड हैं, अबॉर्शन। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बियॉन्ड देखो 20 से 24 वीक्स तो अलाउड है अभी जो नया वाला अमेंडमेंट आया है उसमें, लेकिन 20 से 24 वीक्स के लिए ना आपके मैरिड वुमेन्स के लिए तो ठीक था, लेकिन जो अनमैरिड वुमेन्स थी उनके लिए काफ़ी इश्यूज देखने पड़ रहे थे। इसी के ऊपर फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक जो है फैसला दे दिया है कि भैया सिंगल वुमेन के पास भी इक्वल अबॉर्शन राइट है, चाहे वो 24 वीक्स की बात हो, चाहे वो 20 वीक्स की बात हो, चाहे वो उससे कम की बात हो। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, इसका नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये एक्स क्यों है। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब कोई पेटिशन फाइल करता है और वो ये डिमांड करता है कि नाम जो है उसका अननोन रहे, तो उस समय फिर इस तरीके से केस का नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस केस का नाम लिखा हुआ है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब थोड़ा सा अबॉर्शन लॉ के बारे में भारत में जान लेते हैं कि क्या नियम कानून है। तो सेक्शन 3(1) ऑफ 2 ऑफ आईपीसी जो है गाइस 1860, इट क्रिमिनलाइज वॉलेंट्री मिसकैरेज। ठीक है, एज पर द 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, एमटीपी एक्ट जो है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो पहले 2000 जो चल रहा था उसमें 2021 में काफ़ी सारे चेंज किए गए थे, तो हम उसके बेसिस पे देख रहे हैं। टर्मिनेशन अंडर दिस ओपिनियन 1 डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसीज अप टू 20 वीक्स, मतलब आपको रिकमेंडेशन चाहिए एक डॉक्टर की अगर आप 20 वीक्स के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने का सीख कर रहे हैं। 20 से 24 वीक्स के लिए आपको 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए, परमिशन इन द सेंस आपको उनके तरफ से रिकमेंडेशन चाहिए। सेक्शन 3B ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर एमटीपी एक्ट जो है वो ये कहता है कि ये 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं जो कि एलिजिबल होंगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। उसमें रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस और इसके अलावा और भी हैं। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन इसमें अनमैरिड वुमेन्स का नाम नहीं था 24 वीक्स वाले में, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही थी। एंड फाइनली जो है यहाँ पे सिंगल मदर के लिए भी या सिंगल वुमेन के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू पूरे इंडिया में रेगुलेट कर दिया है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एमटीपी एक्ट 1971 के हिसाब से अभी पहले क्या था अब क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से सुन लेना। एमटीपी एक्ट 1971 जो है ना वो बात करता है अगर आपको 20 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना है तो 1 डॉक्टर ओपिनियन इफ टर्मिनेशन इज विद इन 12 वीक्स, और 20 वीक्स के लिए 2 डॉक्टर की, ये पहले वाला एक्ट में है। अब क्या है, 20 वीक्स तक जो है आपको सिर्फ 1 डॉक्टर की परमिशन चाहिए, 20 से 24 के लिए आपको 2 के लिए चाहिए। पहले ये था ही नहीं, पहले 24 वीक्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और बियॉन्ड 24 वीक्स भी अगर फीटल अबनॉर्मलिटीज हैं तो उसकी भी प्रोसेस है जिसके थ्रू कराया जा सकता है नए वाले एक्ट में, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। प्राइवेसी का कोई क्लॉज नहीं था, यहाँ पे प्राइवेसी टर्मिनेशन सारी चीज़ों का क्लॉज भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इलीगल मतलब अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनलाइज जो थी ना उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, इलीगल तो गलत शब्द बोल दिया मैंने, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था इस प्रोसेस को। देखो अडल्ट्री है क्या, इसमें फीमेल का शादी के बाद किसी दूसरे मेल के साथ जो संबंध होता है उसे अडल्ट्री कहा जाता है, और इसमें जो ये दूसरा मेल होता है ना इसको सजा दी जाती है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि पहली चीज़ तो ये बोला जा रहा था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि फीमेल के पास तो ऐसा कोई राइट नहीं, कल को इस किसी महिला का कोई पति बाहर संबंध बढ़ा रहा है तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ थी। दूसरा यहाँ पे ये भी था कि भाई ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे ये माना जाता था कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो मेल जो तीसरा पर्सन है जिसके साथ फीमेल के संबंध हैं, इसमें ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट रखा जाता था कि वो मेल के पास ही ये मतलब काबिलियत है या मेल के पास ही ये चीज़ है जो वुमेन को अट्रैक्ट करता है कि सेक्सुअल चीज़ों में जाए। पर देर आर पॉसिबिलिटी ना कि ये फीमेल ने भी किया हो पर सजा सिर्फ इस मेल को मिल रही है,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए अडल्ट्री को फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। जोसेफ शाइन जजमेंट 2018 में हमारी कोर्ट का आया था, जिसके अंदर सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, जो कि प्रोसीजर बताता है किस तरीके से कंप्लेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री जो है वो फाइल होगी। और दूसरा जो है आईपीसी का इसी से रिलेटेड सेक्शन था, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, तो वो दोनों को यहाँ पे खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये था पूरा सिस्टम जिसकी वजह से सारी चीज़ें थी। द लॉ डज नॉट पनिश हिज वाइफ, ये जो मेल बंदा है जिसके साथ वाइफ के संबंध होंगे उसे पनिश करेगा। और इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा था कि मैंने आपको बताया, पर महिला के पास कोई ऐसा पावर नहीं था अगर उसका हस्बैंड इस तरह की किसी भी चीज़ों में पाया जाता। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी यहाँ पे न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देखो ये है कि एक आपका ना एक्ट है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्स एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्स समथिंग एक्ट है, मुझे भी नाम यहाँ पे इसमें पीछे हाइड हो गया है, तो देख लेना वो लोग आप। तो उसमें क्या हुआ ना, देखो देखो ये बात तो आपको पता है कि आर्मी के मैटर जो है ना वो अलग चलते हैं, तो वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से चलते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरीके की बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि देखो जब जो ऑफिसर्स होते हैं वो कलीग्स के वाइफ के साथ संबंध बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस जो है ना आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज कर दिए जा रहे थे। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये आर्म फोर्स पे भी आपका जो जजमेंट है लागू होगा। तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ थी, ठीक है।